खैर, बीजेपी के नेता हमलावर हैं और इन बयानों को सुन के आप भी समझ गए होंगे कि आखिर मेमोरी लॉस हुआ किसका है। खैर, बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं बाबा रामदेव की, क्योंकि वक्फ बोर्ड बनाम सनातन बोर्ड की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच चुकी है। पहले 3 नवंबर को अरशद मदनी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से वक्फ बिल के खिलाफ ताकत दिखाई, तो शनिवार को दिल्ली में ही धर्म संसद बैठा दी गई। हिंदुओं ने सनातन बोर्ड की मांग का शंखनाद कर दिया है और अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ सनातन बोर्ड की मांग की मैदान में बाबा रामदेव भी उतर गए हैं। बाबा रामदेव हिंदू विरोधी गैंग पर जमकर बरसे। योग गुरु बाबा रामदेव भी अब खुलकर सनातन बोर्ड की मांग के समर्थन में आ गए हैं। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत करते हुए रामदेव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, सनातन बोर्ड कहो, हिंदू बोर्ड कहो, पूरे सनातन धर्मियों को संगठित रहना चाहिए। हम तो एकत्व के, सह अस्तित्व के, विश्व बंधुत्व के, वसुधैव कुटुंबकम के उपासक हैं। इसलिए जाति पंथों के बंटवारे झूठ का है, तेरे द्वारे तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान के हम उपासक हैं। सब हिंदू एक मिलकर के रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये तो संकल्प अब सब जगह गूंज रहा ही है। अरे ये तो अभी संसद भवन पे, मंदिरों पे, इन्हीं पे दावा कर रहे हैं, कल को पूरे भारत पर ही दावा ठोकने लगे। नहीं, ये सब बकवास बातें हैं। ये भारत मूलतः सनातन धर्मियों का भारत है। हमने सबको पनाह दे रखी है। हम किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मूल देश यह सनातन धर्मियों का देश है। हम सबको आदर करते हैं, तो इसमें ज्यादा ऊंची नीची बातें ना करें। तो बाबा रामदेव ने सनातन बोर्ड के समर्थन की बात कही है। वो ये कह रहे हैं सनातन बोर्ड बनना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। साबरमती रिपोर्ट फिल्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। साबरमती रिपोर्ट फिल्म पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है। सच्चाई अब सामने आ रही है, पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। वो ये लिख रहे हैं कि फेक नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चल सकता है, आम लोग सच्चाई को जानेंगे। साबरमती रिपोर्ट नाम की फिल्म में गोधरा कांड का सच बताया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फिल्म को लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने कहा है कि सच्चाई अब सामने आ रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि अब सच्चाई सामने आ रही है, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। फेक नैरेटिव ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। पीएम मोदी ने इस फिल्म के एक पोस्टर को ट्वीट करते हुए यह बात कही है कि फेक नैरेटिव ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है, अब लोग सच्चाई को जानेंगे। साबरमती रिपोर्ट फिल्म के इस पोस्टर को ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए उन्होंने ये साफ कहा है कि अब सच्चाई लोगों के सामने आएगी। फेक नैरेटिव ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। चलिए बढ़ते आगे। बात एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव की करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में तेलंगाना से बीजेपी नेता माधवी लता ने एंट्री मार दी है और सियासी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। बीते रोज बीजेपी नेता माधवी लता ने चुनाव प्रचार के दौरान महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर जबरदस्त हमला बोला है। माधवी के निशाने पर कौन कौन से नेता रहे, देखिए महाराष्ट्र चुनाव पर हमारी यह खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र का रण, माधवी का प्रण, सियासी लड़ाई धर्म युद्ध तक आई। माधवी की दहाड़, महाराष्ट्र में होगा बेड़ा पार। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सियासी उबाल आया हुआ है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने यहां ऐसा माहौल तैयार किया है कि विपक्ष ने ध्रुवीकरण के जिस पिच पर बैटिंग की प्लानिंग की थी, उनकी पूरी प्लानिंग की धज्जियां उड़ती जा रही हैं। अली से लेकर बजरंग बली तक के जिक्र ने यहां हिंदू एकता का ऐसा माहौल तैयार किया है कि बड़े बड़े सियासी सुरमा भी कंफ्यूज हो गए हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों ने पहले ही यहां विपक्ष की बाजी पलट दी थी। उस पर अब तेलंगाना की बीजेपी नेता माधवी लता की एंट्री ने महाराष्ट्र के गरमाए सियासी माहौल में और गर्मी फूंक दी है। ये औरंगजेब का जो जमाना ये लोग लेके आना चाहते हैं, क्योंकि बाल साहेब जो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए जिए हैं, लेकिन उनके सुपूत तो आज कांग्रेस से ही मिले और औरंगजेब के बड़े तारीफ कर रहे हैं। सारा महाराष्ट्र को भी हम ये बताएंगे। उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब साहब का उसूलों को काट दिया। माधवी से पहले सीएम योगी ने भी महाराष्ट्र में औरंगजेब का जिक्र किया था, लेकिन सीएम योगी ने विपक्ष पर इशारों इशारों में हमला किया था। लेकिन बीजेपी नेता माधवी लता ने तो सीधा नाम लेकर विपक्ष पर अटैक किया। उन्होंने जहां एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे का असली वंशज बताते हुए उद्धव पर हमला बोला,
तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी का चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया। वही हिंदू हो जो मुगल और अंग्रेज के साथ मिल गए हो और भारत को खत्म करने पे तुले हो। भाइयों, हमको केवल जिताना ही जिताना पड़ेगा, क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाना पड़ेगा। जो सबका साथ सबका विकास से अपने प्रधानमंत्री बड़े दिल से सबको साथ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो पिता के स्थान पे है देश को और सबको। वो अगर आप लाडली बहना ले लीजिए, ये ना बटेंगे ये ना कटेंगे, लेकिन इनको एक बात याद रखना पड़ेगा, अब नहीं तो कब नहीं। बीजेपी महाराष्ट्र में बेहद आक्रामक है। हिंदू एकता का जो एजेंडा पीएम मोदी और सीएम योगी ने यहां सेट किया, उस एजेंडे को ठीक उसी अंदाज में बीजेपी नेता माधवी लता आगे लेकर चल रही हैं। बेशक अगर बीजेपी की ये फायर ब्रांड नेता यहां कुछ और दिन रह गई तो विपक्ष की बची खुची प्लानिंग भी मटिया मेट हो जाएगी। वो भी औरंगजेब, ये भी औरंगजेब। महाराष्ट्र, तुमको राम को लाने वाले राम को चुनना है या औरंगजेब को चुनना है, तू तय कर ले। जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है। और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो। बहरहाल महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर इस युद्ध में कमर कसे हुए हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक प्रहार और बयानों की बौछार हो रही है। लेकिन जो मौजूदा माहौल है, उसे देखते हुए ये तय दिख रहा है कि फिलहाल बीजेपी नेताओं के करारे हमलों की काट विपक्ष के किसी नेता के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र चुनाव में इस बार कई ऐसे मुद्दे देखने को मिले हैं जिसको लेकर जनता के बीच सही तरीके से मैसेज किया जाना चाहिए। सरकार बनेगी तो जनता के लिए क्या करेगी, विपक्ष ये मैसेज देने में कहीं सक्षम नहीं रहा है, सफल नहीं रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का ये भी आरोप है कि विपक्ष के नेता लगातार जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे गलत वादे कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब कर लेते हैं झारखंड की, क्योंकि महाराष्ट्र में तो चुनाव है ही, लेकिन झारखंड में भी चुनाव है। 13 नवंबर को झारखंड में पहले फेज की वोटिंग हुई, 20 तारीख को दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। तो वहीं दूसरी ओर अब झारखंड ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब तक चुनावों में हिंसा देखने को मिल रही थी। चुनाव हो या उपचुनाव हो, लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा देखने को मिलती थी, लेकिन अब झारखंड में भी हिंसा देखने को मिली है, क्योंकि पाकुड़ से आजसू प्रत्याशी के ऊपर बम से हमला किया गया है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल की हरकतें, पश्चिम बंगाल की आदत जो वहां चुनाव होते हैं और वहां भड़काने की कोशिश की जाती है, क्या पश्चिम बंगाल से सटे हुए लगे हुए झारखंड में भी वही हालात बन गए हैं? क्योंकि हमले के बाद कई सवाल उठ रहे, बताया जा रहा है कि आजसू प्रत्याशी ने बीजेपी